हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय और आज हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन जिसमें होगा आपका जेनेटिक्स का अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके जेनेटिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगी। ये बहुत बेसिक है तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। और आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मैं PYQ क्वेश्चन ही करा रही हूँ अभी, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो आपने बचपन में पढ़ा है वही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ लाकर रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो आप देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल। तो मेंडल को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इसका हिंदी वर्जन देखिए कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ठीक है। तो आप इसको ये ऑप्शंस देखिए, लिंकेज संलग्नता, सेग्रीगेशन पृथक्करण, डोमिनेंस प्रबलता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अव्यूहन। तो आप बताइए इसमें कि किस प्रिंसिपल को इन्होंने प्रपोज नहीं किया मेंडल ने। मेंडल को आप बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो आप इनको पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। और इन्होंने थ्योरी दिया था, इन्होंने गार्डन पी को उठाया था, पौधे को उठाया था गार्डन से, और इन्होंने गार्डन पी पौधे पर अपना सारा जो प्रयोग है उन्होंने इस पर किया था, गार्डन पी पौधे पर, ठीक है। तो इन्होंने तीन नियम प्रतिपादित किया था। उन तीनों नियम को हम बोलते हैं कि प्रभाविता या प्रबलता का नियम, ठीक है। प्रभाविता या प्रबलता का नियम देखिए यहां पे, लॉ ऑफ, ठीक है, इस बोलेंगे द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको मैं क्लियर कर देती हूं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इसमें पहला था इनका, फर्स्ट जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? प्रबलता का नियम। जो भी कैरेक्टर, जो भी आपके जिन जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो कौन से प्रबल हो रहे हैं, कौन से मतलब डोमिनेंस हैं और कौन से सप्रेस हैं, ये इसमें देखा गया। तो प्रबलता, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा दिखा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तीसरा इसमें हम देखेंगे, तीसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने तीन नियम दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इन्होंने तीन नियम दिया। तो यहां पे देख लीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इसमें है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है। तो कौन सा नियम इसमें आपको नहीं दिख रहा है? ये हुआ लिंकेज, सहलग्नता। ये आपका सही उत्तर हुआ। सहलग्नता का नियम मेंडल ने नहीं दिया था, ठीक है। सहलग्नता का नियम मेंडल ने नहीं दिया था। ये आपको लर्न हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे आप चारों, G.J. मेंडल, या आपका J.G. मेंडल, ठीक है, J.J. मेंडल, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इनको? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सही ऑप्शन होगा पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा ग्रेगर ऑफ मेंडल। इन्हीं को बोलते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेंडल वॉज बॉर्न इन। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन आपका पूछा था PGT बॉटनी
2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि मेंडल वॉज बॉर्न इन, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपके पहले ही क्वेश्चन में ये बताया कि मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया इज ए यूरोपियन कंट्री, मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, How many true breeding varieties of pea plant were selected by Mendel? मेंडल द्वारा मटर के पौधों की कितनी वास्तविक प्रजनन किस्मों का चयन किया गया? तो कितनी आनुवांशिक प्रजनन उनका क्या बोलते हैं पेयर्स का यूज किया गया, ठीक है, सिलेक्शन किया गया मेंडल के द्वारा। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग के लिए हाउ मेनी वेराइटीज का चयन किया गया? तो देखिए 7 वेराइटीज का चयन किया गया इसमें, 7 वेराइटीज ऑफ पी प्लांट, 7 वेराइटीज ऑफ पी प्लांट का 7 वेराइटीज मटर के पौधे के 7 वेराइटी का उपयोग किया गया इसमें, ठीक है। इसमें वेराइटीज हम देखेंगे फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, फूलों की लंबाई, ठीक है, कच्ची फली का रंग हो गया आपका, पकी हुई फली की आकृति, बीजों की आकृति, बीज पत्रों के रंग, ठीक है। इन 7 कैरेक्टर पर इन्होंने आपका क्या बोलते हैं 7 वेराइटीज के कैरेक्टर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इसमें, इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो इसमें देखिए 4 इसमें है ऑप्शन, ड्रोसोफिला, स्नैपोड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन, स्नैपड्रैगन, ड्रैगन हो गया, गार्डन पी हो गया आपका, स्वीट पी हो गया, ठीक है। तो बताइए किसका प्रयोग किया था? तो आप पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं कि इन्होंने लिया था गार्डन पी को, क्योंकि इनमें डिफरेंट लक्षण पाए जा रहे हैं। गार्डन पी में जो है डिफरेंट लक्षण पाए जाते हैं, विभिन्न लक्षण पाए जा रहे हैं विभिन्न वेराइटीज में, तो इसलिए इन्होंने गार्डन पी को लिया, जिसमें इन्होंने 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स पर अपना जो है प्रयोग किया, 7 कैरेक्टर्स पर अपना प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पी वॉज नॉट स्टडीज बाई मेंडल? निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था? तो मेंडल ने किस लक्षण पर अध्ययन नहीं किया था ये आप देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरपीएससी स्कूल लेक्चर में आपका 2013 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी स्कूल, उसमें 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन देखेंगे, कलर ऑफ द कॉटिलेडन, ठीक है, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड, ठीक है, बीज पत्र का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग और बीज की आकृति, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें क्या था, सीड कलर, ठीक है, बीज का रंग, कलर ऑफ सीड में इन्होंने ये अध्ययन, कलर ऑफ सीड का इन्होंने अध्ययन नहीं किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसका सही आंसर यही होगा, कलर ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पी ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट इज, मटर में पौधे का बौनापन है, क्या है? देखिए यहां पे ऑप्शन क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर प्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी लक्षण, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता और कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर है इसका रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण है। मटर के पौधे का बौनापन प्रभावी लक्षण नहीं है, मटर के पौधे का बौनापन जो है अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, ये अप्रभावी लक्षण है मटर के पौधे का बौनापन, ये ध्यान में रखिएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2013 में, आरपीएससी में ही 2013 में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डॉर्फनेस ऑफ प्लांट क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है डॉर्फनेस ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स was based upon which of the following? मेंडल का आनुवांशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है?
तो इसमें ऑप्शन आप चारों देखेंगे, ये आपका हो जाएगा एंडुलूजन फाउल, ठीक है, एंडुलिजियन फाउल, फिर आपका हो जाएगा ओन्थेरा लैमर्कियाना, ठीक है, पाइसम सेटाइवम और ड्रोसोफिला, ठीक है। तो आप बताइए कि मेंडल का जो जेनेटिक्स का वर्क है ये किस पर बेस्ड था, ठीक है, किस पर बेस्ड था, बताइए आप इसका आंसर बताइए। आप तब से पढ़ते आ रहे हैं कि मटर के पौधे पे इन्होंने क्या था, तो पाइसम सेटाइवम, ठीक है, मटर के पौधे को का साइंटिफिक नेम है आपका पाइसम सेटाइवम पर इनका वर्क था, ठीक है, जेनेटिक्स बेस्ड ऑन द वर्क अपॉन पाइसम सेटाइवम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी प्लांट्स वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज, मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था, क्यों, क्यों मेंडल ने बस मटर के पौधे का प्रयोग किया, क्यों नहीं उन्होंने दूसरा पौधा ले लिया, ये बताइए। मेंडल ने केवल मटर के पौधे का प्रयोग ही क्यों किया, वो दूसरा पौधा भी ले सकते हैं, तो हम देखेंगे क्यों किया उन्होंने प्रयोग। तो ये चार ऑप्शन पहले आप देखिए, दे वर चीप, वे सस्ते थे, दे वर अवेलेबल इजिली, वे आसानी से उपलब्ध थे, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उनके विपरीत चरित्र थे, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उनके जो है विपरीत चरित्र थे, इसीलिए तो किया ना, क्योंकि सात ये क्या कर रहे थे, 7 कैरेक्टर पर, 7 कैरेक्टर पर ये इन्होंने अपना प्रयोग किया, ठीक है, 7 कैरेक्टर पर, क्योंकि इनका कैरेक्टर जो पाइसम सेटाइवम है, इनका कैरेक्टर जो है विभिन्न विभिन्न होता है, तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का ही मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया, ठीक है, इन्होंने कोई दूसरा पौधा लेना उचित नहीं समझा। तो आप इसका आंसर देखेंगे कि दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उनके विपरीत चरित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, ठीक है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को दर्शाता है। 4 ऑप्शन देखेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो क्या दर्शाता है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये दर्शाता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस दर्शाता है, ठीक है, ये आपका दर्शाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमानुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों वंशानुगत का एक साथ अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों को स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, तब प्रत्येक लक्षण जो है अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, ठीक है, वंशानुगत होते हैं, और ये जो है आपका लक्षणों को वंशानुगत से संबंधित अध्ययन द्विसंकर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है, ठीक है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हुआ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कि द फेनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, अपूर्ण प्रभाविता की परिघटना सर्वप्रथम देखी गई। आप देखिए चारों ऑप्शन इसमें, डी व्रीज द्वारा, कार्ल कोरेंस द्वारा और ये आपका शेरमार्क द्वारा, शेरमार्क टी यहाँ साइलेंट है आपका, शेरमार्क द्वारा और सटन के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, कार्ल कोरेंस के द्वारा, ठीक है, जो ये आपका फेनोमिना है ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहली बार ऑब्जर्व किया था आपका इन्होंने कार्ल कोरेंस ने द्वारा, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने आपको पहली बार ये ऑब्जर्व किया था, अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया था डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रूव्ड बाय, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का निष्कर्ष कैसे प्रसंकरण से सिद्ध हुआ। तो इसका चारों ऑप्शन हम देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस उल्टा प्रसंकरण, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विगुणक और इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रबलता। तो इसका सही उत्तर आप बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी अभी आपने इसके पहले ही क्वेश्चन में देखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ठीक है, प्रूव हुआ था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि नंबर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज सेल्फ, it produces both tall and dwarf plant. This confirms which Mendel's law? विषम युग्मजी लंबा पौधा स्वयंभू होता है, यह लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है। ठीक है, यह मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है? तो इसमें चार ऑप्शन हो गए आपके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, नन ऑफ द एबव। ठीक है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका आंसर होगा आपका बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पृथक्करण का नियम होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ क्रॉस होती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, इसमें स्वयंभू जो सेल्फ क्रॉस होती है, सेल्फ क्रॉस करने पर लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं। जब सेल्फ क्रॉस होती है तो लंबे पौधे भी होते हैं और बौने पौधे भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने पृथक्करण लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रदर्शित करता है। ये जब देखिए दोनों जब लंबे और सेल्फ क्रॉस जब होती है तो लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे आपके प्रदर्शित होते हैं उसमें, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रदर्शित करती है। और इसमें क्या होता है? शुद्धता, इसमें एक नियम आता है द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, युग्मों की शुद्धता को निर्भर करता है ये। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस विच टाइप ऑफ सीड वॉज चूजन बाय मेंडल? अपने द्विगुणन प्रसंकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने? तो ये चारों ऑप्शन आप देखिए, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो, गोल हरे तथा झुर्रीदार पीले, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे, राउंड रेड एंड रिंकल्ड येलो, गोल लाल तथा झुर्रीदार पीले, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा, यह आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसमें कौन सा चुना गया? तो राउंड येलो और रिंकल्ड आप बार बार पढ़ते हैं कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे, ये इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो सीड चुना वो ये चुना, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन इन्होंने चुना। ठीक है, इसमें जो है कॉटिलिडन वाले गोल पीले जो है और गोल और रिंकल्ड इन्होंने दोनों चुने, बिकॉज इसमें जो है इनको कैरेक्टर सारे वो डेवलप करने थे। तो आप आगे देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी, जेनेटिक्स में हम आएंगे तो सारा डिटेल में हम देखेंगे। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इतना जानिए कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन इन्होंने चुना था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, जो क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज XO, क्रोमोसोम गुणसूत्र असामान्यता है। ठीक है, XO गुणसूत्र असामान्यता है कैसे? ठीक है, XO गुणसूत्र असामान्यता है कैसे? असामान्यता है। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम, इसका आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, मोनोसोमिक डिसऑर्डर है ये, और इसमें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 1 की कमी आती है। ठीक है, अर्थात 45 गुणसूत्र 44A एंड XO होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति नपुंसक स्त्री होते हैं, इन्हें ये क्या बोलते हैं, न्यूचिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की कमी के कारण इनको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम, इनको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्र की कमी के कारण ये एबनॉर्मेलिटी प्रदर्शित करते हैं, एबनॉर्मेलिटी प्रदर्शित करते हैं जिसमें नपुंसक स्त्री पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपकी हो जाती है, ठीक है, 45 आपकी गुणसूत्रों की संख्या इसमें हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 45 इनकी गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 45 क्यों, एक तो 46 होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की एक्चुअल संख्या तो 46 होती है आपकी, लेकिन इसमें हो जाती है 45। आपने अभी देखा 45। ठीक है, 23 कितना हो गया, 20 40 और 3 3 6। ठीक है, 46, तो इसमें हो जाएगा आपका 45, एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, जिससे ये टर्नर सिंड्रोम प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय XO हेट्रोक्रोमोसोम। ठीक है, विषम जात गुणसूत्र,
फिर XXO हेट्रोक्रोमोसोम्स विषम जात गुणसूत्र XXO, फिर XXY सेक्स क्रोमोसोम, XXY लिंग गुणसूत्र और XXXY सेक्स क्रोमोसोम्स, ट्रिपल XY का लिंग गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर इसका ये होगा, ये XO हेट्रोक्रोमोसोम। यही आप तब से देखते आ रहे हैं कि XO हेट्रोक्रोमोसोम जब होता है तभी इसमें दिक्कत आती है और ये एबनॉर्मेलिटीज प्रदर्शित करती है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो है। नेक्स्ट देखिए, इन ह्यूमंस द सेक्स क्रोमोसोम्स आर, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? XX और XY। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं आपका XX भी होता है गर्ल्स और XY मेल, ठीक है, ये भी होता है, ये भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। XX भी होता है एंड XY भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है? तो इसका चारों ऑप्शन हम देखेंगे कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, 22 plus XX is female and 22 plus XY is male, 21 plus XX is female and 21 plus XY is male, 22 plus XO is female and 22 plus YO is male। तो बताइए कौन सा इसमें सही है 19वां में, ठीक है। इसमें सही है आपका A, मतलब A और B दोनों इसमें सही है, A और B दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम। जो लिंग निर्धारण होती है वो गुणसूत्र के द्वारा ही होती है, ये फैक्ट है, ये सही है। 22 प्लस XX मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और जो 23वां होता है एक जोड़ा वही लिंग निर्धारण करता है। तो मतलब 22 प्लस XX फीमेल, XX होता है फीमेल का तो ये फीमेल हो गया और 22 प्लस XY होता है मेल का तो मेल हो गया। तो A और B दोनों सही है इसमें, ठीक है, A और B दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? तो आप देखिए 46, 23 पेयर्स, ठीक है, 23 पेयर्स, 22 आपको बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसमें हो जाएगा आपका 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया आपका मेल, ठीक है। तो ये आप देखिए इसमें जो है ये 23 पेयर्स आपके होते हैं, दैट मीन्स 46, ठीक है। तो आपका ये हो गया 20वां क्वेश्चन जो हो गया 46 जो है आपका, हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, तो आपका हो जाएगा हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, सॉरी यहाँ एक गलती हो गई, सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, ठीक है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, तो ये एक 1 ये नंबर है, ठीक है, 1 मतलब 22 पेयर्स जो है वो तो ऐसे 22 पेयर्स जो है वो तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 22 पेयर इज क्रोमोसोम, बट जो 1 पेयर होता है जैसे XX और XY ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, तो इसलिए एक ही होगा, मतलब एक XX या XY, तो इस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सो थैंक यू, और आप क्वेश्चन देखते रहिए, मैं आपको बताते जा रही हूँ क्वेश्चन कब पूछा था और कैसे, तो मैं आपका PYQ ही करा रही हूँ और थियरी में भी आपका बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट थियरी में कल, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बार बार सॉल्व करिए ये और बार बार वीडियोस को देखिए, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से इन वीडियो को देखिए और बार बार आपका इसे क्वेश्चन के लिए बुक नहीं उठाना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी से हो जाएगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और आप वीडियो देखते रहिए। सो धन्यवाद।